हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 66 नंबर, जिसमें टॉपिक है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अवकल समीकरण होता क्या है। तो देखो, अवकलन समीकरण में एक आश्रित चर होता है और एक होता है स्वतंत्र चर। आश्रित चर डिपेंडेंट और स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट हो तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो रहा हो, अवकलन, अवकलज विद्यमान हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास y है, वो है आश्रित चर, यानी आश्रित चर है। जैसे इस प्रकार से y इक्वल एफ एक्स का एक्स यानी y अक्ष पे क्या है, डिपेंडेंट है, और अक्ष यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर। तो अवकलन कैसे करते हैं, dy अपॉन dx। अगर इस प्रकार से एक इक्वेशन में अवकलज विद्यमान हो, यानी इस प्रकार से एक इक्वेशन में अवकलज हो, तो वो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी हो, dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर इस प्रकार से हो, dy अपॉन dx इक्वल एक्स प्लस 1, या फिर दो बार अवकलन हो रहा हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल बताए हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। यानी हमारे पास y का अक्ष के सापेक्ष अवकलज का मान अगर किसी इक्वेशन में है तो वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवकलज समीकरण की कोटि। ये क्वेश्चन है वो वैसे तो बहुत ही सरल है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अवकलन समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, क्या ऑर्डर होगा, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान, यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान अवकलजों का उच्चतम क्रम ही उस समीकरण की कोटि कहलाता है। उस समीकरण की कोटि कहलाता है। देखो, हम कई बार देखते हैं इक्वेशन में इस प्रकार से अवकलन होता है, dy अपॉन dx। इसका मतलब है कि हमने एक बार अवकलन किया है, y का अक्ष के सापेक्ष एक बार अवकलन। या फिर इस प्रकार से हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमने दो बार अवकलन किया है। या फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इन्हें 3 बार अवकलन किया है। या फिर d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4। इसका मतलब क्या है कि हमने 4 बार अवकलन किया है। तो देखो, ये जो घात है, यानी अवकलज की उच्चतम घात है, वही क्या होती है, कोटि। अगर किसी इक्वेशन में ये टर्म हो तो उसकी कोटि को यहाँ पे देखना है कि जितनी बार उसका अवकलन हुआ है वही अधिकतम घात है, वही क्या कहलाती है, कोटि। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 2y इक्वल e की पावर x। और हमें पूछ ले कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए कि इस इक्वेशन की कोटि क्या है।
तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें देखना है कि अधिकतम इसका अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अधिकतम अवकलन देखो ये तो एक बार अवकलन है, इसे नहीं देखना बल्कि हमें इस टर्म को देखना है। इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। जितनी बार अवकलन हुआ है और वो कितनी बार हुआ, चाहे एक बार हुआ हो, चाहे 2 बार हुआ हो, 3 बार हुआ हो, ना कि हमें अधिकतम वाली देखनी है, यानी मैक्सिमम देखना है, मिनिमम नहीं। तो ये तो मिनिमम हो गया और ये क्या हो गया? मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवकलन समीकरण की घात। अब देखो अभी हमने क्या देखा? ऑर्डर देखा था। अभी हमें डिग्री देखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो अवकलन समीकरण में इसका लिख लेते हैं थोड़ा थ्योरी के रूप में। अवकल समीकरण में अवकलजों की घात धनात्मक पूर्णांक रूप में बनाने के पश्चात रूपांतरित समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात होती है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थ्योरी वाला पोर्शन समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया d³ y/dx³ + 3 dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y = e⁻x। अब देखो हमें यहाँ पे पूछ ले कि इसका ऑर्डर बताओ। एक तो पूछ ले कोटि पूछ ले, एक इसकी डिग्री पूछ ले, यानी घात बताओ, और एक क्या पूछ ले? हमें ऑर्डर पूछ ले। तो देखो मैंने ऑर्डर में आपको बताया था कि जितनी बार इसका अवकलन हुआ है, कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो वो तो होता है ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितनी बार ऑर्डर हुआ है? 3 बार। अब इसकी घात होती है ना, वो इस प्रकार से होती है, यानी हमें अधिकतम अवकलन वाले की घात देखनी है। तो घात वो क्या होगी? डिग्री होगी। कितनी है यहाँ पे घात? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, वो तो होता है ऑर्डर, यानी कोटि होती है। और जितनी बार अधिकतम बार क्या हुआ है? अवकलन हुआ है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। अब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो जितनी पावर है वो क्या होगी? डिग्री होगी। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री ज्ञात करनी है तो हमें धनात्मक पूर्णांक में चेंज करना होगा इक्वेशन को। अगर आपकी अवकलन इक्वेशन है, समीकरण है, वो अगर धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है तो सबसे पहले उसे धनात्मक पूर्णांक में चेंज करेंगे, उसके बाद ही उसकी क्या निकालेंगे? डिग्री निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अवकलन समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है देखो जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को जैसे व्यापक हल, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशेष हल। देखो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वह हल जिसमें
स्विच अचरांकों की संख्या उसकी कोटि के बराबर हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जनरल इक्वेशन का एक हम जनरल सॉल्यूशन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई। ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई। डी अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, log वाई इक्वल इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 और क्या हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं log सी। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा log y माइनस log सी इक्वल एक्स स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पे थोड़ा देखो मैंने गलत लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे ये dx था, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर, तो ये dx होगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पे देखो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होगा log y अपॉन सी इक्वल क्या हो जाएगा x। log हटाना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए क्या लिखेंगे, y अपॉन सी इक्वल e की पावर x, यानी y का मान यहाँ पे कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, c e की पावर x। अब देखो जो मैंने एक स्विच अचरांक बताया था, यानी वो क्या है, c है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आपको कोटि पूछे कि इस इक्वेशन की कोटि क्या है, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 1, और पावर भी क्या होगी, पावर भी कितनी होगी 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन हो रहा है। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, एक ही इसकी ऑर्डर भी एक है, कोटि भी एक है, और इसमें अचर भी एक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। एक सॉल्यूशन होता है हमारा, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी विशेष सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका देखो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे, माइनस वाई। इस प्रकार से देखो हमें क्या करेंगे, इसका एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इक्वल c1 कोस x प्लस c2 साइन x। अब देखो मैंने ये डिफरेंशिएशन कैसे किया है, आगे एक मेथड आएगी उसके हिसाब से हम बता देंगे, लेकिन अभी तो हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसका सॉल्यूशन आपको मैं आगे बता दूंगी कि किस प्रकार से ये मैंने निकाला है। तो देखो ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि ये यहाँ पे
C1 और C2 दो क्या हैं, एक स्वेज अचरांक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है अवकलन समीकरण स्वरूपण। अब देखो इसमें अवकल समीकरण का स्वरूपण कैसे किया जाता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे एक हमें वक्र समूह y इक्वल ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, जहाँ a और b स्वेज अचर हैं, का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करनी है, इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, y इक्वल ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो हमें यहाँ से a और b को हटाना है, a और b को हटाना है, स्वेज अचर को हटाना है, तभी हमारी ये क्या आएगी, अवकलन समीकरण आएगी। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल ए ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। एक बार दोबारा इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या हटाना है, a और b को हटाना है। तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a e की पावर x, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा b e की पावर माइनस x। अब देखो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, या फिर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0। यानी ये हमारी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, स्वेज अचरांक जो दे रखे हैं हमें, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दे रखे हैं, उनको क्या करना है, हमें हटाना है। ए और बी को क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले एक बार अवकलन किया, उसके बाद में दोबारा अवकलन किया। दोबारा अवकलन करने पर हम इसको क्या रख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 से y रख सकते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई वो एक तो क्या है, y तो क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट कांस्टेंट, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट x। तो ये हमारी एक क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। पॉइंट है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी प्रथम कोटि यानी उसका अवकलन भी एक बार किया हुआ हो, और जो अवकलन एक बार किया गया है उसकी पावर भी अगर एक है, तो वो क्या होती है, प्रथम कोटि या प्रथम घात की अवकलन समीकरण होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, एक अवकल समीकरण जिसमें dy अपॉन dx केवल एक घात, यानी सिर्फ और सिर्फ इसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक घात एक, तथा एक्स वाई के फलन विद्यमान हो एक्स वाई चरों में प्रथम घात प्रथम कोटि, क्योंकि यहाँ पे देखो अवकलन एक बार हुआ है तो कोटि भी एक है, एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। अब देखो किस प्रकार से हम चेक करेंगे, यानी dy अपॉन dx, इसका एक बार अवकलन हुआ है और इसकी पावर भी एक है।
जो एक्स और वाई पे डिपेंड यानी फंक्शन है। या फिर क्या लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0, जहाँ एम और एन चर एक्स तथा वाई के फलन या अचर है। या फिर एग्जाम्पल के रूप में देखो, प्रथम कोटि की इक्वेशन होती है वो किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस प्रकार से दिया हुआ हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 डी वाई इक्वल 0। इसे क्या ले सकते हैं हम, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल -4 डी वाई। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इसकी यहाँ पे यानी एक बार इसका अवकलन हुआ है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है यानी कोटि है वो भी 1 है, और घात भी इसकी कितनी है, 1 है, तो यानी पावर भी कितनी है, 1 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखो अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण चर पृथक रूप यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स फॉर्म, यानी क्या वेरिएबल्स फॉर्म क्या हो सकती है। सबसे पहले देखो मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। मानक रूप वो होता है f1x dx प्लस f2y dy इक्वल 0। अब इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x से सापेक्ष, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इक्वल क्या होगा c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं अवकलन समीकरण के चर पृथक रूप का। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और इसका हल हमें पूछा है, हल बताइए इसका हल क्या होगा। और ये क्वेश्चन है वो TGT मैथ में पूछा भी गया है। तो देखो सबसे पहले इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे ये है x डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स इक्वल -x डी वाई। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स में लाना है, तो इसको डी एक्स को क्या कर देंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी वाई बटा एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। या फिर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो, या क्या लिख सकते हैं इसको इधर लेके आओ, यानी क्या हो जाएगा डी एक्स बट्टा एक्स इक्वल एक हो जाएगा डी वाई बट्टा वाई। ये हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या होगा log x इक्वल माइनस log y प्लस log c। अब देखो मैंने यहाँ पे log c है, ये एक कांस्टेंट है। आप यहाँ मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, आप यहाँ पे c भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम अगर log में अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो आप इसे log में लेकर चलें ताकि आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाए, क्योंकि कई बार हम c में लेकर चलते हैं तो थोड़ा आंसर में चेंज हो जाता है ताकि, और वो हमें ऑप्शन में नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है वो गलत है। तो अगर आपका सॉल्यूशन log में आ रहा है तो आप इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी log में ही लेकर चलें। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल log c। यहाँ पे log m और n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। log अगर प्लस में है तो क्या आएगा इंटू, सॉरी ये क्या हो जाएगा log x और y इक्वल log c, ये हो जाएगा log c। तो यहाँ से log हटाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगा x y इक्वल c, यानी ये हमारा क्या हो गया, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी थी, यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो
अवकलन समीकरण हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल सी। है चर पृथक रूप में परिणित होने वाला अवकलन समीकरण। अगर आपके पास इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी हुई हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक प्रतिस्थापित से निम्न चर पृथक रूप में परिणित हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऐसे मान को मानना होगा जिसे हम क्या कर सके, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ला सके। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल वी, हमें इस मान को क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा, कुछ भी मानना होगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे वी, तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अगर मैं एक्स के सापेक्ष इसका क्या करूँ, अवकलन करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो देखो कैसे चेंज हो जाएगा। सबसे पहले डी इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, वो रखेंगे 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल एफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे मैं माइनस ए लिखना भूलूँ, माइनस ए। अब देखो हमें यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए v वाला फंक्शन एक साइड में और जो कांस्टेंट है वो फंक्शन एक साइड में लाना होगा। तो इसके लिए देखो मेरे को क्या करना होगा, डी वी यहाँ पे है तो एफ वी इसका फंक्शन है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ सबसे पहले इसको b को हटाते हैं तो लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेने पे कितना आएगा, माइनस ए बी इक्वल बी एफ वी, ये हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल बी एफ वी प्लस ए और बी। ये v का फंक्शन है तो इसको इधर ले के आ सकते हैं, डी वी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी एफ वी इक्वल में क्या आ जाएगा, डी एक्स। इसके आगे हम इसका इंटीग्रेशन करके क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी मैथ में पूछा गया है, वो भी डीएसएसबी में। सॉल्यूशन देखो इसका किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे हमारे पास ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कोस एक्स प्लस वाई का हल कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसे रिप्लेसमेंट मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वी से रिप्लेस करेंगे। आगे इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जाएगा 1, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के सापेक्ष ही चाहिए, तो ये जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। हमें तो इसका मान चाहिए तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अगर इक्वेशन हम जो ये फर्स्ट हमने मान रखे उसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, कोस एक्स के स्थान पे क्या, एक्स प्लस वाई के स्थान पे क्या माना था हमने, वी। अब देखो हमें यहाँ पे v वाला फंक्शन एक साइड में लेके आना है और x वाला फंक्शन एक साइड में लेके आना है, ताकि हम इसका क्या कर सकें, इंटीग्रेशन कर सकें। तो सबसे पहले तो देखो डी वी अपॉन डी एक्स, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कोस v प्लस 1
इसका थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे। अगर डी वी, ये v का फंक्शन है तो इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस v प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा dx। इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये v में है, कोस देखो ये है 1 प्लस कोस v, तो इससे अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर v/2 और क्या हो जाएगा dv इक्वल dx। यानी यहाँ पर मैंने 1 प्लस कोस v वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आगे का क्या है, इंटीग्रेशन करने पर आगे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर v/2 का करें 1/2 तो ऐसा कैसा रहेगा, सेक स्क्वायर v/2 का करेंगे तो वो क्या आएगा 10 v/2, फिर v/2 का करेंगे तो वो इसके डिवाइड में आएगा, यानी 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा अक्स, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा अक्स और प्लस में c। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से मान क्या आएगा हमारा 10 v/2 इक्वल अक्स प्लस सी। अब हमें यहाँ पे v क्या माना था वो मान रखना है, क्या माना था अक्स प्लस वाई। तो ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो मैं देखो इधर रख रही हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा 10 अक्स प्लस वाई बट्टे 2 इक्वल है अक्स प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया, एक इसका सॉल्यूशन आ गया, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन दे रखी थी। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यानी एक मेथड हो गई है किस प्रकार से इक्वेशन सोल्व करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास समघातीय अवकलन समीकरण। यानी समघातीय अवकलन समीकरण क्या होती है। समघातीय अवकलन समीकरण का मतलब है कि x तथा y में समान घात में समघात फलन हो। यानी जैसे इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है आपको, dy/dx इक्वल f1 x और y, दूसरा फंक्शन है f2 x और y, या फिर इस प्रकार से हो dy/dx इक्वल f(y/x)। देखो समघात का मतलब है कि यहाँ पर अंश में जो हमें फंक्शन दे रखा है उसकी घात और जो हर में दे रखा है उसकी घात सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो y की घात भी 1 है और x की घात भी 1 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम y इक्वल क्या मानेंगे, vx मानेंगे। y इक्वल क्या मानेंगे, vx मानेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसको इधर लेके आएंगे, y/x के स्थान पे क्या रखेंगे, v रखेंगे। y/x के स्थान पे क्या रखेंगे, v रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन को चेंज करना है, तो सबसे पहले v में इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमारी ये सारी। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका थर्ड स्टेप में क्या होगा, अवकलन करेंगे तो dy/dx का अवकलन होगा, वो क्या होगा v, वो क्या हो जाएगा v। तो ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या मान आएगा, देखो हमारा यहाँ पे देखो dy/dx किया तो v प्लस x, v को मैंने स्थिर रखा, x का किया तो 1, फिर मैं अगर v का करूँ और x को क्या रखूँ, स्थिर रखूँ, तो वो क्या हो जाएगा, x को स्थिर रखा और ये क्या हो गया dv/dx। हमें तो इसका मान चाहिए dy/dx का, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मान आएगा, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, यानी v प्लस x dv/dx इक्वल f ऑफ v। dy/dx का मान क्या रख सकते हैं हम, v रख सकते हैं, क्योंकि हमें सारा जो मान है वो किस में लेके आना है, v में लेके आना है। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। देखो इसे सरल करेंगे तो किस प्रकार से सरल करेंगे, ये क्या है हमारे पास, v को इधर लेके जाएंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा f(v) - v इक्वल x dv/dx।
देखो v, जो v का फंक्शन है उसको इधर ले आएँ और x का फंक्शन है उसको इधर ले आएँ, तो क्या मान हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल dv अपॉन एफ वी माइनस वी। अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन करके क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो, हमें समघात यानी होमोजीनियस फंक्शन वाली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसका सॉल्यूशन इस स्टेप से करें। सबसे पहले y इक्वल वी एक्स माने, उसके बाद में वाई एक्स इक्वल वी हो सकता है v, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, फिर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखें, फिर हम इस प्रकार से इसको सोल्व करें। इसके आगे क्या करना है फिफ्थ स्टेप में, जिसका हल समाकलन करने से प्राप्त होगा, यानी समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन समाकलन करके हल प्राप्त करें। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है, होमोजीनियस फंक्शन में जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे इस प्रकार से हमें चेंज करना है। इस प्रकार से चेंज करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद भी हमें क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये मेथड सिर्फ़ और सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही लागू होगा, जिसमें अंश और हर में घातें क्या हो, समान हो। अब तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बारे में जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ ही मेथड बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ गाइज, मैंने लगातार अब तक 70 क्लासें 66 क्लासें आरपीएस सेकेंड ग्रेड में, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।